काऊणमुक्कारम् जिणवर वसहस वाड्डमानस दंसनमगं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर नमन जिनवर वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपावड़ी नामक एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सूत्र पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है। दूसरा पाहुड़ जो है उस सूत्र पाहुड़ की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। और इस सूत्र पाहुड़ में कुल कितनी गाथाएं हैं? 27। पहले दर्शन पाहुड़ में कितनी थी? 36 थी ना। दर्शन पाहुड़ में 36 गाथाएं थी और यहाँ सूत्र पाहुड़ में 27 गाथाएं। सूत्र का क्या महत्व है वो यहाँ बताया था कि जो सूत्र अर्थात जिन आगम से बंधा हुआ है, जिन आगम से जो बंधा हुआ है। देखो सूत्र का अर्थ, सूत्र काम क्या करता है? डोरा बांधने का भी काम करता है ना। तो जो आगम से बंधा हुआ है वो भटकेगा नहीं, वो भटकता नहीं है। बंधा हुआ है तो भटकेगा नहीं। तो जो आगम से बंधा हुआ है यानी आगमानुसार जो प्रवृत्ति करता है तो उसकी प्रवृत्ति यथार्थ होती है। और आगम आगम से बंधा हुआ नहीं है तो कुछ भी करेगा तो वो संसार में भटकेगा। ये यहाँ सूत्र की महिमा बताई है। और फिर अब ये जो सूत्र है उस सूत्र में जो अर्थ कहे गए हैं, जो पदार्थ का स्वरूप कहा गया है, वो निरूपण दो प्रकार का है, व्यवहार रूप और परमार्थ रूप, अर्थात निश्चय रूप और व्यवहार रूप। तो निश्चय व्यवहार रूप किस प्रकार के कथन जिन आगम में आते हैं वो चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। गाथा नंबर 6 है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 43 नंबर पेज है। 6 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जम सुत्तम जीर्ण उत्तम व्यवहारो तय जान परमथो तम जानियून जोई लहई सुहम खवई मल पुंजम जो जिन सूत्र में जिन वर कहे सब जाने योगी सुख रहे बलि पूंजिका छेपन करे। जो जिन भाषित सूत्र है वह व्यवहार रूप तथा परमार्थ रूप है, उसको योगीश्वर जानकर सुख पाते हैं और मल पुंज अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का क्षेपण करते हैं। तो यहाँ जो व्यवहार रूप, परमार्थ रूप, निश्चय व्यवहार की चर्चा अपनी भावार्थ के माध्यम से चल रही थी। और यहाँ कल अपनी चर्चा हुई थी। पेज नंबर कौन सा चल रहा था? 46 है। अध्यात्म शास्त्र ये है ना। अध्यात्म शास्त्र में इस प्रकार भी वर्णन है। ये वाला पैराग्राफ चल रहा था ना, द्रव्यार्थिक पर्यार्थ, ये वाला। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर थोड़ी सी चर्चा, द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं, थोड़ी सी चर्चा वो करेंगे फिर अपन। अध्यात्म शास्त्र में इस प्रकार भी वर्णन है कि वस्तु अनंत धर्म रूप है, इसलिए सामान्य विशेष रूप से तथा द्रव्य पर्याय से वर्णन करते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक है तो उसका सामान्य से और विशेष से, तो सामान्य यानी द्रव्य, विशेष यानी पर्याय।
द्रव्य मात्र कहना तथा पर्याय मात्र कहना व्यवहार का विषय है। द्रव्य का भी तथा पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना वो निश्चय का विषय है। द्रव्य रूप है वही पर्याय रूप है, इस प्रकार दोनों को ही प्रदान करके कहना प्रमाण का विषय है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे जीव को चैतन्य रूप, नित्य, एक, अस्थि रूप इत्यादि अभेद मात्र कहना वह तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और ज्ञान दर्शन रूप, अनित्य, अनेक, नास्तित्व रूप इत्यादि भेद रूप कहना पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। दोनों ही प्रकार की प्रधानता का निषेध मात्र वचन अगोचर कहना निश्चय न्याय का विषय है। दोनों ही प्रकार को प्रदान करके कहना प्रमाण का विषय है। देखो, जो ऊपर इसी पैराग्राफ में जो अभी शुरू में कहा था ना, द्रव्य मात्र कहना तथा पर्याय मात्र कहना व्यवहार का विषय है, और द्रव्य का भी तथा पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना वो निश्चय न्याय का विषय है। तो जो द्रव्य मात्र कहना और पर्याय मात्र कहना ये व्यवहार का विषय है, ये वास्तव में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक इज इक्वल्स टू निश्चय और पर्यायार्थिक इज इक्वल्स टू व्यवहार, ऐसा नहीं होता। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद हैं, उनमें से एक भेद है उसका विषय वो परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक न्याय है, वो परम शुद्ध निश्चय न्याय के इक्विवेलेंट है, उसके जैसा है। इसके अलावा द्रव्यार्थिक न्याय के विषय भी व्यवहार में शामिल होते हैं। नाम है द्रव्यार्थिक, लेकिन उसके विषय भी व्यवहार में शामिल होते हैं। और पर्यायार्थिक न्याय तो पर्याय को विषय बना रहा है, तो वो तो है ही समझ लो व्यवहार रूप। तो इस तरह से यहाँ जो कहा कि द्रव्य मात्र कहना, पर्याय मात्र कहना व्यवहार का विषय है, इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों ने लिए, और द्रव्य पर्याय का निषेध करके जो निश्चय ने कहा, तो परम शुद्ध निश्चय ने अथवा परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक ने, जो द्रव्यार्थिक नयों में टॉप का जो उत्कृष्ट जो भेद है वो उसमें लेना। अभी थोड़ी चर्चा करते हैं, अभी केवल मैं शब्द बता रही हूँ कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक किसे कहते हैं। और फिर जो बाद में भी ये लास्ट में जो कहा ना कि अभेद रूप कहना तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और भेद करके कहना वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। तो ये विषय इनकी यही है, और प्रमाण का विषय क्या है, तो थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। देखो, वस्तु कैसी होती है? वस्तु है द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु में ना तो अकेला द्रव्य है ना अकेली पर्याय है, वस्तु में द्रव्य पर्याय दोनों है। तो उस द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से जो द्रव्य को मुख्य करके कथन करे वो न्याय कहलाता है द्रव्यार्थिक। द्रव्य प्लस आर्थिक, आर्थिक मतलब अर्थ यानी प्रयोजन। द्रव्य है प्रयोजन जिसका, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय। और पर्याय है प्रयोजन जिसका, उसे कहते हैं पर्यायार्थिक न्याय। अभी क्या है कि फिर वो कल की जैसे हो रहा है, मुझे जो लोग कुछ बोलेंगे या थोड़ा हिलेंगे तो उनकी वीडियो मुझे दिखेगी, वरना बाकी सब रुके हुए हैं, जमे हुए हैं। तो मैम एक बार वो शब्द वापस बोली ना मैम। मैम हाँ, सुनाई कौन? पड़ रहा है? हाँ 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 रेनू, वो पहले हाँ। आपने क्या क्या वस्तु क्या है एक बार वो शब्द वापस बोलिए ना। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु जो द्र, है द्रव्य द्रव्य पर्यायात्मक। पर्यायात्मक। हाँ, तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से जो द्रव्य को विषय बनाए, द्रव्य को मुख्य करे, मुख्य करे विषय बनाए, एक ही बात है, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्य अर्थिक, द्रव्य है अर्थ यानी प्रयोजन जिसका, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय। और उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक दोनों, मतलब वस्तु में तो दोनों चीज है, लेकिन मुख्य या किसे कर रहे हैं या विषय किसे बना रहे हैं, तो जिसे मुख्य करते हैं वो उसके आधार पे वो नय कहलाता है। ठीक है, नय किसे कहते हैं? हाँ, वो अभी वो परिभाषा तो है सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, लेकिन दूसरी तरह से नय किसे कहेंगे? अर्पित अनर्पित, जो मुख्य गौण करके कथन करें, जिसमें मुख्यता गौणता होती है, उसे नय कहते हैं। प्रमाण में मुख्यता गौणता नहीं होती, प्रमाण पूरी वस्तु को देखता है, सब कुछ देख रहा है, तो ये मुख्य है कि ये मुख्य है, उसमें ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन नय में
कोई एक चीज मुख्य होती है, उसको देखा जाता है, वो कहलाता है नय। तो अभी नय की बात कर रहे हैं। वस्तु में दो चीजें हैं, द्रव्य रूप, द्रव्य भी है और पर्याय भी है, ऐसा मिलके पूरी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। उसमें से आपकी नजर किस पे है, किसको मुख्य कर रहे हो आप, किसको देख रहे हो, द्रव्य को देख रहे हो कि पर्याय को देख रहे हो? तो द्रव्य को देखने वाला नय कहलाता है द्रव्यार्थिक नय, पर्याय को देखने वाला नय कहलाता है पर्यायार्थिक नय। ठीक है। तो अब वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु कैसी है? वस्तु, वस्तु को में चार चीजें होती है, जैसे चौकी होती है ना, चौकी, चौकी में चार पाए होते हैं, चार कोने होते हैं, ऐसा कहो, वो चौकी। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में अपना स्व चतुष्टय होता है, चार चीजें हर वस्तु में होती हैं। ठीक है। ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ मैम, दिख रहा है। कोई भी वस्तु है, यहाँ से दिख रहा है ये लिखा हुआ, वस्तु है तो उसमें चार चीजें हैं, एक है द्रव्य, फिर है क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें हैं। नहीं ऐसा नहीं करती, इधर लिखते हैं इसको। वस्तु में चार चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, ये चार तरह से। अब द्रव्य से वस्तु कैसी है? द्रव्य से वस्तु सामान्य रूप है, सामान्य रूप है और विशेष रूप है। ठीक है। पता नहीं चार्ट अभी आप लोग लिखना बंद हो सकता है, फिर मुझे इधर उधर खेस करना पड़े। क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु कैसी है? अभेद रूप है और भेद रूप है। काल की अपेक्षा वस्तु कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है। और भाव की अपेक्षा वस्तु कैसी है? एक है और अनेक है। ठीक है, ये वस्तु का, ये है वस्तु, ये पूरी मिला के क्या है? वस्तु है। समझ में आ रहा है? तो ये पता नहीं यहाँ नेटवर्क का इशू होता है क्या, क्यों गड़बड़ हो रही है सबकी। थोड़ा थोड़ा हम लोग बोल दिख लेंगे रहा तो है ही मुझे मैम, पता लगेगा। नहीं दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ समझ में आ समझ रहा है में आ ऐसा। रहा है, हाँ समझ में आ रहा है मैम, हाँ समझ में। ठीक है। तो क्योंकि वीडियो पॉज है सबकी, तो ये वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अभी लिखने में अभेद भेद लिखा है, लेकिन बोलेंगे भेदा भेदात्मक है, नित्यात्मक है, एकात्मक है। द्रव्य से वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र से वस्तु भेदात्मक है, काल से वस्तु नित्यात्मक है, नित्यात्मक है, और भाव से वस्तु एकात्मक है। ये पूरा एकात्मक। वस्तु का स्वरूप है। तो अब इसमें से ये वस्तु है, इसमें से जो जो नए या जो हमारी दृष्टि अकेले सामान्य को मुख्य करे, अकेले सामान्य को विषय बनाए, तो वो क्या है? वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक नहीं। ठीक है। अभेद को विषय बनाए, नित्य को विषय बनाए, एक को विषय बनाए, तो ये कहलाएगा द्रव्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक है। और जो विशेष को, भेद को, अनित्य को और अनेक को विषय बनाए, तो वो कहलाएगा पर्यायार्थिक पर्यायार्थिक नहीं। है। ठीक है। वस्तु में दोनों हैं, लेकिन जो सामान्य को विषय बनाए, अभेद, नित्य, एक को विषय बनाए, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नहीं।
जो विशेष भेद अनित्य अनेक को विषय बनाए वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय। और पर्यायार्थिक न्याय। एक एक चीज ऐसी भी है जो पूरे सामान्य विशेष को विषय बनाए, भेदा भेद को विषय बनाए, तो वो कहलाता है प्रमाण। जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय बनाए वो प्रमाण, जो भेदा भेदात्मक वस्तु को विषय बनाए वो प्रमाण, जो नित्यानित्यात्मक संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए वो प्रमाण, और जो एकानेकात्मक संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए वो कहलाएगा प्रमाण। तीन चीजें समझ में आ रही है? एक द्रव्यार्थिक न्याय, एक पर्यायार्थिक न्याय और एक प्रमाण। एक प्रमाण। प्रमाण है वो पूरी वस्तु को विषय बनाता है। तो द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की तरफ से द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है? बोलो प्रीति। सामान्य। द्रव्य की तरफ से, अब मैं जिसका नाम बोलूं वही बोलेंगे। द्रव्य की तरफ से द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है? सामान्य। सामान्य। द्रव्य की तरफ से पर्यायार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है पूर्णिमा आंटी? विशेष आएगी पर विशेष है। और प्रमाण से द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी है पारुल? प्रमाण से द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। ठीक है, बढ़िया। सामान्य विशेषात्मक समझ में आया आप लोगों को? यस हाँ हाँ। क्षेत्र से द्रव्य की क्षेत्र से द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है सुल्तान की? अभेद। क्षेत्र से पर्यायार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है? भेद रूप। अब इसको बोलेंगे अभेद रूप, भेद रूप। और क्षेत्र की अपेक्षा प्रमाण की से देखेंगे तो वस्तु कैसी है? सामान्य। क्षेत्र की अपेक्षा देखना है ना, क्षेत्र में ये भेदा भेदात्मक। प्रमाण मतलब पूरे को ले रहा है, द्रव्य को भी पकड़ रहा है, पर्याय को भी। देखो ये एक जो द्रव्य है ना, ये एक द्रव्य है। और ये इस वस्तु को भी क्या बोलते हैं अपन? द्रव्य बोल देते हैं। तो ये एक द्रव्य है, ये तो उसका चतुष्टय वाला द्रव्य है। ये द्रव्य है, ये वस्तु है। और ये जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होता है, जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होता है उसे भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? बालबोध में परिभाषा पढ़ी है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जब नए पढ़ रहे होंगे हम, और जब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, जब एमए में आ गए हैं, तो द्रव्य किसे कहते हैं? नए चक्र के अगर विद्यार्थी हैं तो क्या जवाब आएगा? द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्य कहते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का जो जो विषय है उसे द्रव्य कहते हैं, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय किसको विषय बनाता है? वो द्रव्य को विषय बनाता है। ठीक है, तो क्या क्या द्रव्य हुआ? ये सामान्य भी द्रव्य है, ये अभेद भी द्रव्य है, ये नित्य भी द्रव्य है, ये एक भी द्रव्य है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और जो जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होता है उसे द्रव्य कहते हैं। और ये विशेष भी पर्याय है, भेद भी पर्याय है, अनित्य भी पर्याय है, और अनेक भी पर्याय है। क्यों? क्योंकि जो जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय होता है उसे पर्याय कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब कोई विशेष शब्द होता है तो हम क्या बोलते हैं? चित सामान्य। उसमें विशेष है क्या शब्द? यहाँ है, उसमें नहीं है। लेकिन जहां भी अपन विशेष बोलते हैं तो विशेष का अर्थ क्या करते हैं? पर्याय। भेद शब्द देखते ही हम क्या बोलते हैं? भेद हो गया तो पर्याय है। अनित्य तो सीधा सीधा पर्याय के लिए यूज होता ही होता है ना। और अनेक, अनेक भी क्या होती है? पर्याय अनेक होती है। द्रव्य तो एक होता है। तो ये सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इन चारों को मिलाकर भी कहते हैं द्रव्य। द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है ना, इन चारों को मिलाकर भी कहते हैं द्रव्य। द्रव्यार्थिक न्याय नहीं, न्याय तो उसको जानने वाला ज्ञान की पर्याय है। लेकिन इन चारों के अभेद का नाम जो वस्तु है उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य।
और विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, इन चारों को मिलाकर क्या कहलाएगा? पर्याय। मिलाकर का मतलब है, देखो, पर्याय विशेष है कि भेद रूप है? पर्याय अनेक है कि अनित्य है? ये चारों पर्याय के ही नाम है। जब पर्याय को द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो उसको विशेष कहेंगे, जब पर्याय को क्षेत्र की तरफ से कहेंगे तो उसको भेद रूप कहेंगे, जब पर्याय को काल, अनित्य जो कहा है ना, पर्याय अनित्य है, इससे हमको क्या समझ में आता है? बोलो, पर्याय अनित्य है, इसका अर्थ बताओ इस लाइन का। काल। शब्द अर्थ करो। अवस्था बदलती रहती है ना इसका। हाँ, नित्य रहने वाली नहीं। अरे अनित्य शब्द का अर्थ करो ना। अनित्य मीन्स अवस्था बदल। इधर से बोलिए दीपिका जी, अनित्य मीन्स क्षणिक। क्षणिक। पर्याय क्षणभंगुर है, ये हम कहते हैं ना। तो क्षणभंगुर मतलब किस तरफ से कह रहे हैं? कि आज है, कल नहीं रहेगी, अभी है, बाद में नहीं रहेगी। मतलब हम किस चीज को देख रहे हैं? काल को देख रहे हैं ना। तो जो अनित्य शब्द आ रहा है वो काल की अपेक्षा से है, और जो भेद शब्द आ रहा है वो क्षेत्र की अपेक्षा से है। और पर्याय अनेक हैं, तो ये अनेक जो कहा जा रहा है वो अनेक भाव की अपेक्षा से, वो भाव को बता रहे। ऐसे ही जब कहेंगे द्रव्य नित्य है, इसका मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा। तो ये किसको बता रहा है? नित्यता, हमेशा है, मतलब काल को बता रहा है। ठीक है। और द्रव्य एक है, एक एक किस चीज को बता रहा है? संख्या को नहीं बताता है। द्रव्य एक है, वो भाव को बताता है कि द्रव्य में ऐसे अनंत गुण हो, अनंत पर्याय हो, लेकिन फिर भी द्रव्य कैसा है? एक है। तो ये भाव को बताता है। और द्रव्य अभेद है, तो अभेद है का मतलब द्रव्य में असंख्यात प्रदेश कहे हैं, लेकिन असंख्यात है क्या जीव? जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है ना। तो एक जीव असंख्यात होता है क्या? अभेद है। असंख्यात प्रदेश अभेद है। और कैसे अभेद है? कब पता लगता है हमें? समुद्घात के समय शरीर से बाहर निकल गया, आहारक शरीर बनाया मुनिराज ने, और आहारक समुद्घात हो रहा है, तो भी वो आत्मा के प्रदेश कैसे रहते हैं? अभेद। स्वर्ग से सौधर्म इंद्र आया तो मूल शरीर वहां है, वहां आत्मा के प्रदेश है, और यहाँ आ गया तो यहाँ तक वो आत्मा के प्रदेश कैसे रहते हैं? अभेद है, उनमें भेद नहीं। तो क्षेत्र की, ये क्षेत्र से फैल रहे ना आत्मा के प्रदेश, क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है। और द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो द्रव्य होता है सामान्य, मतलब द्रव्य में कोई जैसे अभी ये क्या है? ये क्या है? तो ये पेन, पेन हमने कहा मार्कर, ये मार्कर है। ये मार्कर क्या देख के कहा आपने? सामान्य देख के कहा कि विशेष देख के कहा? विशेष दिखा है ना मार्कर, नहीं तो सामान्य देखते तो क्या बोलते हैं? ये तो जड़ पुद्गल है। सामान्य देखते तो क्या कहते हैं? जड़ है, पुद्गल है, ये कहते ना। मार्कर जो हमको दिख रहा है, फिर ये नीला है, फिर ये सफेद है, ये सब क्या दिख रहे हैं? इसके ये विशेष दिख रहे हैं, ये विशेष दिख रहे हैं। और सामान्य देखते तो पुद्गल है, प्लास्टिक का, मतलब जो भी अपन का हो वो सामान्य। ये क्या है? ये क्या है? अरे पर्याय नहीं, इधर से बोलो। अब इधर से भी मत बोलो, आप तो बोलो है क्या चीज ये? सोना। चूड़ी। अब कोई चूड़ी बोल रहा है, कोई सोना बोल रहा है। तो जो सोना बोल रहा है वो क्या देख रहा है? सामान्य। और जो चूड़ी देख रहा है वो चूड़ी है पर्याय, और सोना है सामान्य। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या इसमें अकेला सोना है, या क्या ये अकेली चूड़ी है? ये है कैसी एक्चुअल में? सोने की चूड़ी है ना, इसमें सोना भी है और ये आकार चूड़ी का भी है। तो वस्तु है कैसी? वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। हाँ। ठीक है ना, वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन किसकी नजर सोने पर है? किसकी नजर? चूड़ी पर है। तो जिसकी नजर सोने पर है वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक ने, जिसकी नजर चूड़ी पर है वो कहलाएगा पर्यायार्थिक ने। समझ में आ रहा है? प्रमाण मतलब सोने की चूड़ी। सोने की चूड़ी ऐसा कहेंगे तो वो प्रमाण से देख रहा है, सोना भी दिख रहा है, चूड़ी भी दिख रही है, वो प्रमाण। समझ में आई इतनी बात? बोलो पारुल। भाभी, तो प्रमाण और वस्तु में क्या अंतर है क्या?
प्रमाण और वस्तु में वस्तु तो जो है वो है, प्रमाण है वो ज्ञान है। जैसे नय है वो भी ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, प्रमाण है वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान किस तरह से उस वस्तु को देख रहा है, तो प्रमाण ज्ञान है वो पूरी वस्तु को देखता है, वस्तु तो वस्तु है, और प्रमाण और नय ये है ज्ञान, ये अंतर है। ठीक है ना। वो ज्ञान उस वस्तु को कैसे देख रहा है, वो ओवरऑल पूरी वस्तु को देख रहा है कि उसमें से किसी एक पार्ट को मुख्य करके देख रहा है। ठीक है। इसके लिए दादा ने यहाँ उदाहरण किया बहुत अच्छा नए चक्र में कि जैसे कोई फोटोग्राफर होता है, मान लीजिए यहाँ प्रवचन हॉल में कुछ कार्यक्रम हो रहा है और फोटोग्राफर आया है, तो कैसी फोटो लेता है कि एक फोटो ऐसी होती है जिसमें पूरी सभा दिखती है, पूरी सभा दिखती है, वक्ता श्रोता कितने लोग बैठे हैं सब दिखते हैं, ये पूरी प्रमाण मतलब क्या है, वो है प्रमाण। प्रमाण पूरी सभा दिख रही है ना, तो वो हो गया समझ लीजिए प्रमाण, प्रमाण का विषय मतलब। लेकिन फिर क्या होता है उसमें कि जब ये ऐसी वाली फोटो होती है, एक की भी शक्ल अच्छी सी नहीं दिखती, बस लोग बैठे हैं, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा दिखता है, एक भी क्लियर नहीं दिखता कौन है कौन नहीं है, ऐसा समझ में नहीं आता। समझ लो कोई जुलूस की फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है, तो भीड़ तो बहुत दिखती है, समझ में आता है इतना बड़ा है, लेकिन एक आदमी को आप पहचान लो कि ये अपना रिश्तेदार है, कि ये मैं हूँ, वो कुछ नहीं समझ आता। तो फिर क्या होता है, यदि हमें किसी को पहचानना है, हमें उस पर नजर केंद्रित करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रमाण से काम नहीं चलेगा। यद्यपि प्रमाण से पूरी वस्तु दिख रही है, अच्छा कौन है इनमें तीनों में से बेटर, ये प्रमाण अच्छा है, सारी वस्तु को देख लेता है, लेकिन वो प्रमाण में सारी वस्तु ऐसे दिखती है कि एक भी नहीं दिखता है जो वस्तु है वो वास्तव में उतने जिस पे हमें नजर टिकानी है वो काम हमारा उससे सॉल्व नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि फिर वो कैमरा ले जाता है केवल वक्ता पर, केवल वक्ता दिखता है, फिर वो श्रोता उसमें नहीं दिख पाते, कभी उधर से लेता है तो श्रोता दिखते हैं। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से, एंगल से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर से, कभी ड्रोन चला देता है, तो वो ड्रोन जो फोटो ले रहा है वो प्रमाण की, वो तो खैर समझ लेना अलग तरह से, उसमें तो अलग अलग भी आ जाते हैं। लेकिन अभी तो पुराने जमाने का समझना कि है मैनुअल जो कैमरे से ली जा रही है, तो वो कैसी फोटो ली जाएगी। तो अब वो किसको मुख्य कर रहा है ना, वक्ता को मुख्य कर रहा है। ये अपने इसमें भी आता है ना, जूम में जो रिकॉर्डिंग होती है, तो अपनी रिकॉर्डिंग में मतलब इसमें ऑप्शन होता है कि आप सबको लोगों को दिखाना, 25 लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग में, या फिर अकेला वक्ता ही दिखे। तो अपन ने ऐसा सेट कर, क्योंकि वो 25 लोग अगर दिखते रहते हैं तो वक्ता इतना सही दिखता है, और फिर वो क्या होता है, सुनने वाले की नजर कौन बैठा है कौन बैठा है कौन बैठा है, वो विषय पे तो जाती नहीं है, अच्छा ये भी बैठे हैं, अच्छा ये भी बैठे हैं, उसमें दिमाग जाता है। इसलिए वो वाला सिस्टम अपन ने नहीं कर रखा, जो बोलेगा वही दिखेगा, अगर आपको दिखना है कैमरे में तो बोलना है आपको ठीक है ना। बोलिए निशांति। ये जो प्रमाण है ना, ये फिजिशियन हो गया, और द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने स्पेशलाइज्ड हो गए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कह सकते हैं। एक जनरल फिजिशियन होता है कॉम सामान्य रूप से जो इलाज करे, और एक स्पेसिफिक किसी चीज का डॉक्टर हो, ऐसा। तो अभी अब ये सीख क्यों रहे हैं, ये कहा क्यों गया है जनागम में, ये सारी बात क्यों बताई है कि हमें इसमें से हमें नजर कहाँ टिकानी है, हमारी दृष्टि का विषय, हमारा तो प्रयोजन है आत्मा की उपलब्धि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। हमें कोई द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए सीखने से प्रयोजन नहीं है, नया सीखना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो है हमें ये हमारे दुखों का अंत कैसे हो, हमारे संसार का अंत कैसे हो, और उसके लिए वो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है। तो वो सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो कि अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। तो आत्मा कैसा है कैसे जाने, हमें तो आत्मा ये भी दिखते हैं, एक तो आत्माएं भटकती भी रहती हैं, ऐसा सुना है हमने, वो उस पे नजर टिकाएं कि ये भी दिखते हैं जीव दुनिया में, उस पे नजर टिकाएं कि नहीं मैं जीव हूं, तो मैं तो मुझे ऐसा दिख रहा हूँ, शरीर सहित और क्रोधी मानी रागी द्वेषी, किस पे हम अपने उपयोग को केंद्रित करें कि जिससे हमें वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी
उस पे हमारा पांव रखा जा सके, सम्यक की प्राप्ति हो सके। तो वो अपने आत्मा का स्वरूप कौन बताएगा? प्रमाण बताएगा, द्रव्यार्थिक ने बताएगा कि पर्यायार्थिक ने बताएगा? आत्मा तो पूरा है, जीव तो ये है, प्रमाण वाला विषय भी है, द्रव्यार्थिक न्याय वाला भी है, पर्यायार्थिक न्याय वाला भी है। लेकिन हम किस पे दृष्टि केंद्रित करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकेगी। तो क्या हम ये सामान्य विशेषात्मक, भेदात्मक, नित्यात्मक, ये पूरी जो पूरा पूरा फोटो लिया है, स्टेज से लेके गेट तक का सब दिख रहे हैं, लेकिन इतने इतने से सिर सबके दिख रहे हैं, उससे क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए प्रमाण की विषयभूत जो वस्तु है वो दृष्टि का विषय नहीं होती है। तो फिर हम किस पे नजर टिकाएं कि विशेषों को देखें, भेद को देखें, अनित्य को देखें? तो विशेषों को देखते तभी कहा ना, ये 25 लोग दिखते हैं स्क्रीन पे, तो हमारा उपयोग प्रवचन में केंद्रित नहीं होता है कि क्या विषय चल रहा है। हमारा कभी कभी इसको देखने में जाता है, कभी उसको उसमें भी एक पे नहीं टिकता है। 25 दिख रहे हैं ना, कभी इसको देखेंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी इसको देखेंगे। आकाश वो बैठा है, अखिल बैठा है, ये आकाश बैठा है, ये दिनेंद्र बोले। तो ऐसे हमारी नजर, अभी नजर का मतलब ये अर्थ नहीं लेना, लेकिन अभी इसी अर्थ उदाहरण में ये नजर ले रहे कि हमारी नजर टिकती नहीं, हमारी आंख एक जगह टिकती नहीं जब इतने सारे हमको ऑप्शंस दिखते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा उपयोग है वो कैसे टिकेगा जब ये आंख बाहर में यही नहीं एक जगह टिक रही है, जब हमको इतने सारे विकल्प दिखते हैं तो उपयोग कैसे टिकेगा? तो विशेष पर दृष्टि रखेंगे, भेद पर दृष्टि रखेंगे तो भी उपयोग नहीं टिकेगा, और उससे और विकल्प उत्पन्न होते हैं। अनित्यता पर दृष्टि टिकाओ, जो खुद स्थिर नहीं है उस पे हम अपनी नजर कैसे टिकाएं? झूले पे नजर टिकाओ आप, नहीं सिर दुखने लग जाएगा तो कोशिश करोगे तो वो बार बार में आगे पीछे होगा, तो वो खुद हाँ अनित्य है। तो अनित्य पर हम अपनी दृष्टि यानी उस पे नित्य कैसे हो सकते हैं? तो वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो फिर दृष्टि का विषय क्या है? तो दृष्टि का विषय है सामान्य, अभेद, नित्य और एक रूप। जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो हमारी द्रव्य दृष्टि का विषय, जिसे शब्द बोलते हैं द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? तो द्रव्य दृष्टि का विषय है ये सामान्य, अभेद, नित्य और एक रूप जो वस्तु है, जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, वो हमारी दृष्टि का विषय है। और इस जो ये दृष्टि का विषय है और ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इसे द्रव्य कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। लेकिन जो मूल में द्रव्य है, मूल जो द्रव्य ऊपर लिखा था ना, द्रव्य वस्तु, वो द्रव्य जो है और ये जो द्रव्य है द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, क्या दोनों एक हैं? जो ऊपर अपन ने एक द्रव्य लिखा था, फिर द्रव्य के भेद किए थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप, सामान्य, विशेष, भेदा भेद, एकानेक, ये जो किए, वो वाला द्रव्य। और जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भूत जो द्रव्य सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये जो द्रव्य है, क्या दोनों एक हैं? बोलिए क्या अंतर है दोनों में? वो तो वस्तु और वस्तुओं में वो सब देखा गया है, सामान्य और विशेष, तो उस वस्तु के अंदर सब चीज हाँ देखी गई है कि वो हाँ बढ़िया। वो वस्तु कैसी है वो देखा गया। हाँ आशा आंटी बोलिए, आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है ना, वो है दृष्टि का विषय। और जो वो तो बता दिया। प्रश्न ये है कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भी द्रव्य है और ये इन सब की मूल वस्तु वो भी द्रव्य है, क्या दोनों एक हैं? नहीं, क्या अंतर है? द्रव्य जो ऊपर वाला जो द्रव्य है उसमें तो प्रमाण वाली वस्तु आ गई, सामान्य, विशेष, एक, अनेक, ये सब आ गए। और द्रव्यार्थिक न्याय में जो स्थिर, एक और जो वो है अपने क्या कहते हैं नित्य, ये वाले आ गए। ठीक है। अब मैं जो बताना चाह रही हूँ, खैर वो नहीं आ पाएगा शायद वो शब्द आप लोगों से। देखिए जो ऊपर जो कहा था, जो ऊपर कहा था ना, ये जो ऊपर मतलब ये यहाँ जो ये द्रव्य है, ये द्रव्य तो है, इसको बोलेंगे अंशी। अंशी मतलब
अंशी का मतलब है मूल द्रव्य। अभी दूसरा शब्द लिखूंगी तो ये अंशी का अर्थ समझ में आएगा। और ये जो है सामान्य अभेद नित्य एक रूप जो द्रव्य जिसे कह रहे हैं, ये क्या है? ये है अंश। ये उसका एक पार्ट है ना। ये द्रव्य है, ये पार्ट नहीं, ये तो पूरी वस्तु है। और जो द्रव्यार्थिकने का विषय है वो पूरी वस्तु नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। समझ में आ रहा है बात? वो उसका एक पार्ट है। तो क्या, अब प्रश्न ये है कि क्या हमारी दृष्टि का विषय अधूरी वस्तु होती है? एक पार्ट है ना। तो क्या अधूरी वस्तु के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होगा? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना अर्चना जी, बोलिए। हाँ, नहीं, इसको मुख्य करेंगे तो वो गौण हो जाएगा पर्याय। हाँ मुख्य तो करेंगे इसको, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये यद्यपि ये इस द्रव्य के सामने, ये अंशी के सामने ये अंश है, ये जो पूरा वस्तु है ना, इस द्रव्य के सामने ये एक अंश है, लेकिन ये द्रव्यार्थिक ने की विषयभूत, वहां शब्द ऐसा दिया, जिस अंश में अंशी के सभी अंश गौण हो जाते हैं, वो दृष्टि का विषय है। तो ये जो, यद्यपि ये अंश इसके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में जब ये द्रव्यार्थिक नय का विषय इसको बनाते हैं तो ये भी अंशी कहलाता है। जब ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना, इसका नाम क्या रख रहे हैं अपन? इसका नाम रख रहे हैं द्रव्य। तो ये द्रव्य भी क्या है? ये द्रव्य भी अंशी संज्ञा प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, इस द्रव्य के सामने ये अंश है, लेकिन इस पर ही दृष्टि केंद्रित करते हैं तो हमें अपने आत्मा की उपलब्धि होती है। सामान्य अभेद नित्य एक वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करते हैं तो हमें अपने आत्मा की उपलब्धि होती है। और पूरी वस्तु को देखने जाते हैं तो फिर ना सामान्य अच्छे से दिखता है ना विशेष अच्छे से दिखता है। फिर वो नजर है वो प्रमाण का ही विषय बना रहता है, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर ये कहा है, देखिए। और हाँ, ये परिभाषा दी है श्लोक वार्तिक में, जिस अंशी में उसके सब अंश गौण हो जाते हैं वह अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय। इसको भी हाँ अंशी कहा, क्योंकि ये भी मिलके पूरी एक वस्तु है। सामान्य अभेद नित्य एक रूप मिलकर ये द्रव्य कह रहे हैं ना इसको। द्रव्यार्थिक नय के विषय को क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य यानी वस्तु, तो ये भी वस्तु है। यद्यपि उस वस्तु के सामने ये एक उसका अंश है, लेकिन अपने आप में ये भी अंशी है और इसमें अब कोई भेद नहीं है, ये अभेद रूप है, इसलिए ये दृष्टि का विषय है। तो ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की मूल, मतलब अभी भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं की अपन ने। द्रव्यार्थिक किसे कहते हैं, उसका क्या विषय है, और पर्यायार्थिक ने किसे कहते हैं, उसका क्या विषय है, और मोक्ष मार्ग में ये हमारे लिए किस प्रकार से प्रयोजनभूत है, हमारे दृष्टि का विषय इसके आधार पे क्या हो सकता है, वो यहाँ पर बताया है। अब जो प्रश्न है, किसी को प्रश्न है तो आप डायरेक्ट बोलिए, क्योंकि हाथ वाथ और वो मुझे ज्यादा दिखेंगे नहीं, किसी के दिखेंगे किसी के नहीं दिखेंगे। ये आपने जो अभी लास्ट में डेफिनेशन बोली है उसे आप रिपीट कर सकते? जिस अंशी में उसके सब अंश गौण हो जाते हैं, जिस अंशी में उसके सब अंश गौण हो जाते हैं, गौण का मतलब है दिखाई नहीं देते, वह अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और जो प्रमाण का विषय है, उस प्रमाण के विषय में कौन सा अंश गौण हो रहा है? प्रमाण के विषय में कौन सा अंश गौण हो रहा है? ये जो द्रव्यार्थिक नय का है, वो गौण हो रहा है, वहां तो पूरा ही आ रहा है ना एक साथ।
हाँ, गौण कुछ नहीं हो रहा, प्रमाण में कुछ भी गौण नहीं हो रहा, इसलिए प्रमाण है वो द्रव्यार्थिक नय का या दृष्टि का विषय नहीं है। प्रमाण की विषयभूत जो वस्तु है वो दृष्टि का विषय नहीं होती है। द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु ही दृष्टि का विषय होती है, उसके आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ना पर्यायार्थिक नय का विषय दृष्टि का विषय है, ना प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय है। द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वही दृष्टि का विषय होता है। आशा आंटी कुछ कह रहे हैं आप? वो आप इसमें ठंडाई वाला उदाहरण कैसे लगाएंगे कि जैसे सब अलग है और फिर एक या एक पे ध्यान दिया, वो तो सब चीजों सबका स्वाद है लेकिन सब एक ही ध्यान देना है वहां पर। यहाँ पर फिर क्या अंशी का ध्यान देना है, मतलब क्या करेंगे अभी यहाँ? इसमें ठंडाई का वो नहीं उदाहरण नहीं लगेगा। लगेगा इसमें। हाँ। हाँ, बराबर परफेक्ट नहीं बैठेगा उदाहरण, तो जहां बैठ पाए वहीं बैठे। बोलो पारुल। भाभी, आपने बोला जब हम द्रव्य पे दृष्टि डालते हैं, मतलब द्रव्यार्थिक न्याय के विषय पे दृष्टि डालते हैं, तब मोक्ष प्राप्त होता है। पर जब हम ध्यान करते हैं तब तो हम किसी एक टॉपिक को ही सोचते हैं ना, उसी के बारे में ध्यान लगाते हैं। पूरी आत्मा का ध्यान कहाँ लगता है? तो पूरी आत्मा में से ये एक टॉपिक लिया ना, सामान्य भेद नित्य एक, ये चार तो कहने के लिए चार अपेक्षाएं हैं। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा है, तो ये एक ही, ये चारों का मतलब एक ही है। चाहे सामान्य वो बोलो वो, हाँ, तो फिर हम पूरी वस्तु पे कहाँ ध्यान लगा रहे हैं? हम एक पार्ट पे ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कहे कि अंश के आश्रय से हमें सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी, तो कह रहे हैं अंश नहीं है ये अंश भी अपने आप में अंशी है। समझ में आ रही बात? ये अंश भी ऐसा है कि ये अपने आप में अंशी जैसा, अंशी मतलब वो मूल वस्तु, अंश भी ऐसा है जैसे समझ लो, थोड़ा उदाहरण 100% तो नहीं लेगा लेकिन शायद समझ में आ जाए कि जैसे जब कोई घर में दादाजी हैं 80 साल के, उनके बेटा कितने साल के होंगे? 60 साल के, ठीक है। और फिर उनके 60 साल के पिताजी के बेटे, नहीं 40 साल के, थोड़े कम कर लो 35 साल के। 20-25 साल के, ठीक है 20-25 साल के बच्चे हैं। तो अब यानी वो जो बीच वाले हैं पिताजी ना दादाजी ना पोताजी, वो बीच वाले जो पिताजी हैं, वो उनकी क्या रोल है घर में, क्या है कि जब बेटे के सामने वो पूरी पावर है, बेटे के सामने वो पूरी पावर है, लेकिन पिताजी के सामने वो बेटे हैं, मतलब अंश, अभी अंश अंश ही समझना उसको। मैंने कहा उदाहरण ऐसे बहुत अच्छा परफेक्ट नहीं है लेकिन समझ में आ सके शायद। तो वो मूल मान लो मेन जो द्रव्य है वो दादाजी, ऐसा अपन समझो, उनका एक अंश वो पिताजी, और उनका एक अंश वो पोता। लेकिन ये जो पिताजी वाला अंश है ये अंशी है कि नहीं भाई? उस पोते के सामने ये भी अंशी है ना। समझ में आ गया? पारुल को तो आ गया मेरे हिसाब से, उदाहरण मेरा एक की काम करके। अपेक्षा वो दादाजी हो गए और एक की अपेक्षा हाँ वो हाँ बेटा हो गया और एक की पर अपेक्षा मेरा हाँ, जो क्वेश्चन था वो ये था भाभी कि हम जब ध्यान लगाते हैं तब हम पर्याय पे लगाते हैं, मतलब हम किसी एक टॉपिक पे लगाते हैं। नहीं तो वो ध्यान नहीं लग रहा, वो खाली चिंतन के विषय हैं। पर्याय का ध्यान नहीं होता कभी भी, और इसीलिए वो ध्यान होता नहीं है। पर्याय का ध्यान नहीं होता, पर्याय के आशय से ध्यान नहीं होता। अभी अभ्यास के लिए या कुछ भाई शुभ विचार चले, उपयोग अशुभ में ना जाए, उसके लिए अब जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं। पर्याय का ध्यान नहीं होता, कभी भी पर्याय का ध्यान नहीं होता। इसीलिए अनंत भगवान का ध्यान, अनंत पर्याय का ध्यान भी वो जो कहा जा रहा है, वहां से लाया कहाँ जाता है? वो अपने आत्मा, मतलब वहां उसका आश्रय लेकर फिर उनके स्वरूप जैसा मेरा स्वरूप है। नजर ध्यान वो द्रव्य पर ही टिकाया जाता है, ध्यान द्रव्य का ही होता है, पर्याय का ध्यान नहीं होता है। अभी अपन जो एक एक गुणों का चिंतन करते हैं वो सिर्फ चिंतन है, वो ध्यान नहीं है, मतलब हम उस लेवल तक हाँ पहुंचे नहीं। हाँ, और अब वो गुणों के आधार पे देखो, गुण के आधार से चिंतन किया जा सकता है, लेकिन उस गुण को भी गुण के आधार से द्रव्य गुणी का चिंतन करना, उसको आश्रय लेकर, एक गुण का आश्रय लेकर, पर नजर किस पर है? नजर द्रव्य पर है, गुणी
गुण के तरफ से द्रव्य को बोलेंगे गुणी, अंश की तरफ से द्रव्य को बोलेंगे अंशी, ठीक है ना। जैसे द्रव्य और गुण, तो उसी को बोलेंगे अंशी और अंश, ठीक है। गुण और गुणी, ऐसा धर्म और धर्मी ऐसा बोलते ना। तो धर्म है वस्तु के गुणों को धर्म कहते हैं, और उसको धारण करने वाला जो द्रव्य है उसको धर्मी कहते हैं। तो ऐसे ये संज्ञाएं अलग अलग होती हैं। तो ये मतलब यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जो शब्द हैं, तो सीधा सा जो द्रव्य को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक ने, जो पर्याय को विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक ने। अब इधर से कहो कि द्रव्य किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, कि जो द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है वो द्रव्य होता है, और जो पर्यायार्थिक नय का विषय होता है वो पर्याय होता है। और प्रमाण किसे कहते हैं, जो द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को जो विषय बनाए वो प्रमाण कहलाता है, ठीक। यानी कि ये- हम हाँ जो बोलिए। टारगेट है उसी को द्रव्यार्थिक न्याय कह सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, यानी जो हाँ टारगेट है जिस पे हमको ध्यान देना है वही हाँ द्रव्य है एक्चुअली। हाँ हाँ एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। हाँ, मतलब वही हमारे दृष्टि का विषय, क्योंकि कह रहे हैं नजर, हमें उपयोग किस पर केंद्रित करना है, तो हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य क्या है। तो वो जो इसलिए कहते हैं कि पर्यायों से अब देखो जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, गुण भेद से भिन्न पर्याय से पार, तो परम शुद्ध निश्चय के विषय पे दृष्टि केंद्रित करते हैं तो एक देश शुद्ध निश्चय प्रकट होता है। समझ में आ रही बात। समय अभी 5 मिनट। समय होने वाला है। परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है वो तो ख्याल है ना, गुण भेद से भिन्न पर्याय से पार, अभेद अखंड जो आत्मा है, उस पर दृष्टि देते हैं तो क्या होता है, तो बाहर पर्याय में वो एक देश शुद्ध निश्चय ने प्रकट होता है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो एक देश शुद्ध निश्चय ने प्रकट होता है, और उसी जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है उसमें टिके रहे और स्थिरता को प्राप्त हो तो क्या होता है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने प्रकट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो ये जो द्रव्यार्थिक, अभी अपन ने यहाँ भेद वेद कुछ नाम नहीं देखे हैं, तो ये जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इस द्रव्यार्थिक न्याय के विषय पर दृष्टि रखेंगे तो वो पर्याय में, अब इसको भावों पे लगाओ, पारिणामिक भाव पे दृष्टि रखेंगे तो औपशमिक भाव, शैक्षणिक भाव, शायिक भाव वो प्रकट होते हैं। ये जैसे पारिणामिक भाव वो दृष्टि का विषय है, परम शुद्ध निश्चय का विषय वो दृष्टि का विषय है, ऐसे ही ये द्रव्यार्थिक न्याय। अब इसके जब भेद प्रभेदों में जाएंगे तो फिर जो टॉप वाला है, जैसे वहां परम शुद्ध निश्चय है ना टॉप वाला, ऐसे इसका भी परम भावग्राही द्रव्यार्थिक ने ऐसा करके नाम है, वो दृष्टि का विषय, उसका जो विषय है वो दृष्टि का विषय है, ठीक है। अब ये सामान्य सी चर्चा अपन ने की है। अब भेद प्रभेदों के वैसे ज्यादा काम नहीं आते हैं भेद प्रभेद, लेकिन नाम वगैरह आप लोगों को अगर जिज्ञासा हो तो कल थोड़ा नाम बता के फिर आगे करेंगे। अभी किसी को और इस संबंध में भाभी प्रश्न। किसी एक चतुष्टय की अपेक्षा कहें कि द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेषात्मक है, तो वो प्रमाण का विषय हुआ या न्याय का? प्रमाण का अभी कहा था ना, प्रमाण से द्रव्य से वस्तु, द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण से वस्तु कैसी है, द्रव्य की अपेक्षा लेकिन इसमें प्रमाण भी से एक वस्तु, अपेक्षा ही आ गई ना, द्रव्य की अपेक्षा लेकिन आ गई। उसको नहीं, तो द्रव्य की वस्तु तो ऐसी है, अपेक्षा आई है, लेकिन उसको प्रमाण का विषय कहेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु भेदा, ये द्रव्य क्षेत्र बाकी काल भाव सारे तो वस्तु के स्व चतुष्टयी है। बाकी सारे फिर उसमें गर्भित मान लेंगे, क्षेत्र काल भाव। हाँ हाँ, तो यदि वस्तु को हम भाव से देख रहे हैं तो प्रमाण से कैसी दिखेगी, वो एकानेकात्मक दिखेगी। यदि वस्तु को काल से देख रहे हैं तो प्रमाण से कैसी दिखेगी, नित्यात्मक दिखेगी। और उस वस्तु को काल से देख रहे हैं लेकिन द्रव्यार्थिक न से देख रहे हैं तो वो नित्य दिखेगी, ठीक है। तो जो गुरुदेव जो विशेषण लगाते हैं ना, त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड अनंत गुणों का गोदाम, ये जो विशेषण लगाते ना, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले ही हैं। तो अनंत गुणों का गोदाम, तो वो भाववाची है। और त्रिकाली ध्रुव जो कहा, त्रिकाली ध्रुव ये कौन से किस अपेक्षा से आएगा त्रिकाली ध्रुव,
नहीं नहीं, त्रिकाली ध्रुव, काल की काल की अपेक्षा, त्रिकाली शब्द ही आ रहा है काल उसमें। त्रिकाली ध्रुव कह रहे हैं ना, मतलब है नित्य। त्रिकाली ध्रुव का मतलब है जो नित्य है, तो काल की अपेक्षा से है। मैम पूरा समझ में नहीं आया मुझे, तो कुछ समझ में कोई बात आया। नहीं, वो पहली बार सुना है ना, पहली बार सुना है, और वो उतना एक्चुअल में तो क्या है, वो वर्ड टू वर्ड में ग्रंथ इससे पढ़ती तो वो सबके पास है नहीं, तो वो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं पहले तो भी थोड़ा आपने पढ़ाया था ये, मंगवा शायद लीजिए। कार्तिकेय में आया था ना। पढ़ाया है पहले, हाँ पहले पढ़ाया है पूरा यही। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। ये है ना, हाँ, आज का कार्तिक वीडियो अनुप्रेक्षा। जल्दी डाल दीजिएगा ना प्लीज, हाँ हाँ यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब हाँ, पे जो सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, वो टेलीग्राम पे नहीं लगता है, नहीं क्योंकि वो तो उसमें आप फेस टू फेस दिखते हो ना। रात सद्बुद्ध को अगर की वजह में रात तो को बहुत डलेगा इजी है ये। हाँ जी। वो सद्बुद्ध असद्बुद्ध से के मुकाबले में तो बहुत इजी है ये। अभी भेद प्रभेद नहीं पढ़े है ना अपन ने, भेद प्रभेद भी ऐसे कुछ कठिन नहीं है। अभी तो बहुत इजी है देखो, ये, उनके मुकाबले में तो हाँ बहुत इजी है। देखो, जिसका अभ्यास होता है, जो समझ में आ जाती है वो चीज सरल हो जाती है, और अनभ्यास से वस्तुएं कठिन हो जाती हैं, ऐसी है बात। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।